हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम 12th क्लास का जो टॉपिक है मानव भूगोल, प्रकृति व विषय क्षेत्र, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमने बच्चों पिछला जो वीडियो था उसके अंदर मानव भूगोल के जो विषय क्षेत्र थे उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे और उनमें हमने 4 विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर लिया था, जैसे जनसंख्या, प्रदेश के संसाधन, कालिक अनुक्रम। इस तरह उन्होंने 4 के बारे में अध्ययन किया। और आज हमारा जो 5वां है वो है समायोजन व प्रादेशिक संगठन। समायोजन व प्रादेशिक संगठन। देखो बच्चों, हमने इस वीडियो के अंदर 12th क्लास का ये 2 नंबर का जो चैप्टर है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बताए थे और मैंने कुछ मानव भूगोल से संबंधित परिभाषाएं बताई थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई हैं। काफी बार उस परिभाषाओं से सवाल पुटअप भी होते हैं। जैसे हम पहले रेडजेल की परिभाषा पढ़ी थी, फिर एलन सी सैंपल की पढ़ी थी, फिर पॉल विडाल दी ब्लास की पढ़ी थी और फिर हमने डिकेन और पीट्स की पढ़ी थी। और रेडजेल ने कहा था कि मानव समाजों और धरातल के बीच अध्ययन करना, पारस्परिक अध्ययन करना क्या कहलाता है? मानव भूगोल। फिर एलन सी सैंपल ने क्या कहा था? चंचल मानव और अस्थायी परिस्थिति के मध्य अध्ययन, संबंधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मानव भूगोल। फिर डिकेन और पीट्स ने क्या कहा? मानव द्वारा किए गए कार्यों का बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? मानव भूगोल। फिर हमने अगले वीडियो के अंदर मानव भूगोल के जो प्रकृति है उसके बारे में पढ़ा, जो जीन ब्रूस के अनुसार क्या कहा गया था बच्चों कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से होता है, भूशास्त्र का संबंध चट्टानों से होता है, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से होता है और इतिहास का संबंध समय से होता है, उसी प्रकार भूगोल का जो संबंध है वो स्थान से होता है, जो क्यों और कहाँ जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्या देता है? उत्तर देता है। उन्होंने मानव भूगोल की प्रकृति में ये भी कहा। फिर हमने मानव भूगोल के जो विषय क्षेत्र थे उसके बारे में पढ़े थे। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र जिसमें हमने पहला पढ़ा था जनसंख्या, जिसमें हमने जनसंख्या वितरण के प्रारूप हैं, जनसमूह हैं, प्रवास है, आदिवास है, इन सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसके बारे में हमने विश्लेषण के साथ अध्ययन किया। फिर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, उस प्रदेश में कौन से प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं उनके बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत अध्ययन किया। फिर सांस्कृतिक वातावरण और कालिक अनुक्रम के बारे में अध्ययन किया और आज हम समायोजन व प्रादेशिक जो संगठन है उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसका पहला बिंदु देखते हैं। भूगोलवेत्ता को केवल इतना ही नहीं मालूम करना होता है कि पृथ्वी तल पर मानवीय दशाएं किस प्रकार व्यतीत होती है। एक भूगोलवेत्ता होता है। भूगोलवेत्ता जब किसी भूगोल से संबंधित तथ्य का अध्ययन करता है तो यह ध्यान नहीं रखता है कि कौन सी जनसंख्या कहाँ पाई गई, बल्कि उन कारकों को भी ध्यान रखता है कि किस कारण से ये जनसंख्या में इतना परिवर्तन आया है और ऐसे कौन से कारक है जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या अधिक है, ऐसे कौन से कारक है जिसके कारण यह जनसंख्या क्या है? कम है, और ऐसे कौन सी क्रिया की जाए, ऐसा कौन सा प्रभाव डाला जाए तो इन नेगेटिव कारकों को समाप्त करके जनसंख्या का विस्तार किया जा सके। ये सारे के सारे पहलू भूगोलवेत्ता उस जनसंख्या वितरण के बारे में सोचकर समझकर फिर उसके बारे में जानकारी देता है। वरन यह भी जानना आवश्यक है कि उनका वितरण उस क्षेत्र में से क्यों है और वो भी जानते उस क्षेत्र में क्यों है, दूसरे क्षेत्र में क्यों नहीं है, उसका कारण भी जानते हैं। कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जाते हैं जो अन्य क्षेत्र पर नहीं पाए जाते, तो उन पहलू को भी बारे में भी देखते हैं। और ये विभिन्नता या तो प्राकृतिक वातावरण के कारण है या मानव क्रियाकलाप। और जनसंख्या में इस प्रकार का फेर बदलाव, कहीं पर अधिक कहीं पर कम, उसके 2 कारण बताएंगे। भूगोलवेत्ता कितने कारण मानते हैं? 2। एक तो क्या हो सकता है? प्राकृतिक वातावरण का कारण। कौन सा है? प्राकृतिक वातावरण। यहाँ पे पहाड़, मैदान, नदी, घाटियां, जलवायु, ये जो भौतिक कारक है हो सकता है वो जनसंख्या को प्रभावित कर रहा होगा, या फिर मानवीय कारक है जैसे विकास की सुविधाएं, हो सकता है वो जनसंख्या के वितरण को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। क्योंकि मानवीय क्रियाकलापों में जैसे जहां पर रेल लाइन है, हवाई अड्डे हैं या सड़कों का उच्च जाल है, उद्योगों का विकास है और विभिन्न प्रकार की मूलभूत आवश्यकता है,
कि जो सुविधाएं हैं तो वहां पर जनसंख्या हमेशा क्या रहती है, अधिक रहती है, और जहां पर ये कम पाए जाते हैं वहां जनसंख्या क्या होती है, हमेशा कम होती है। और जहां पर अनुकूल प्राकृतिक वातावरण होता है वह जनसंख्या अधिक पाई जाएगी, और जहां प्रतिकूल जनसंख्या का वातावरण होगा या प्रतिकूल प्राकृतिक वातावरण होगा वहां पर जनसंख्या भी क्या होगी, कम होगी। जैसे हम अपने उत्तर के मैदान और जम्मू कश्मीर के अंदर भी देख लेते हैं, छोटा सा उदाहरण कि उत्तर के मैदान में उपजाऊ भूमि होने के कारण वह जनसंख्या क्या है, अधिक है, जबकि जम्मू कश्मीर में ठंड ज्यादा पड़ती है, उपजाऊ भूमि भी नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है, इस कारण से वह जनसंख्या क्या रहती है, कम रहती है। मनुष्य ने पृथ्वी पर अपनी छाप क्रियाओं के द्वारा कैसे लगाई है उसका भी अध्ययन भी मानव भूगोल में किया है, और मनुष्य ने अपनी क्रियाओं के माध्यम से उन्होंने प्रकृति के ऊपर अपनी छाप कैसे लगाई है उसका भी इसमें क्या होता है, अध्ययन होता है। जैसे उन्होंने पहाड़ों को काट कर सड़क मार्ग बना दी, रेल लाइन बना दी, जब उड़ने की कामना हम करते थे आज हम उड़ रहे हैं, तो उन्होंने अपने मानव क्रियाकलापों के माध्यम से उन्होंने प्रकृति के ऊपर क्या लगा दी, छाप लगा दी, जिससे हम प्रकृति के वातावरण के बारे में अच्छी तरह से हम वाकिफ हो गए। जैसे एक उदाहरण बता रहा हूँ, घर्षण बल से उन्होंने आग की खोज कर दी, और डीएनए के माध्यम से हमने विभिन्न प्रकार की बीमारियों पर विजय पा ली। तो ये सब क्या है, मानवीय छाप है जिन्होंने हमने प्रकृति के ऊपर छोड़ी, और वो आज हमें दिखाई दे रही है। संसाधनों का मानव समाज के विभिन्न वर्गों में वितरण, उनका उपयोग तथा उनका संरक्षण भी मानव भूगोल की महत्वपूर्ण विशेष क्षेत्र है। देखो, संसाधनों का उपयोग हम कैसे करें, उनका हम संरक्षण कैसे करें, यह भी मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय है। संसाधनों का उपयोग, हम कौन से संसाधनों का उपयोग कितना करें। जो संसाधन बहुता से पाए जाते हैं उसका हम अधिक उपयोग कर सकते हैं, और जो संसाधन सीमित अवस्था में पाए जाते हैं उसका कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में ये जल्दी क्या हो सकते हैं, समाप्त होने की। साथ में हमें संरक्षण का भी पहलू का ध्यान रखना चाहिए। संरक्षण के माध्यम से हम उन तरीकों को अपनाएं जिसमें उन संसाधनों का उपयोग कम है, और उससे संबंधित अन्य संसाधन है उसका उपयोग हम अधिक कर सकते हैं जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे मान लो आजकल अपन प्लास्टिक है, तांबा है, तांबे की जगह पर हम किसका प्रयोग करें, एल्यूमिनियम का। किसका प्रयोग करें, एल्यूमिनियम, क्योंकि तांबे की मात्रा कम है और एल्यूमिनियम की मात्रा क्या अधिक है। इस कारण से इलेक्ट्रॉनिक सामान में आजकल एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है। तो तांबे का क्या हो गया, संरक्षण हो जाएगा, और हमारी आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाएगी। एक शब्द आया बच्चों, संसाधन। संसाधन क्या होता है, पहले ये बात आपको मालूम। तो ये मैंने आपको पहले भी परिभाषा लिखी थी, और फिर से मैं लिख रहा हूं, जो तत्व या पदार्थ, तत्व व पदार्थ मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे क्या कहते हैं, संसाधन। वे तत्व या पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं की क्या करें, पूर्ति करें, उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन। एग्जाम्पल के रूप में जैसे लोहा, तो लोहा हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है। जैसे हम भवन निर्माण में इसका प्रयोग कर सकते हैं, वाहन निर्माण में इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाने में इसका उपयोग में लाया जा सकता है। एक शब्द आया है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण, तो इसका परिभाषा बहुत ही सिंपल है बच्चों। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके उनको बचा कर रखना क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके उनको बचा कर रखना क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण। और जो तत्व या पदार्थ मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करे उसे अपन क्या कहते हैं, संसाधन। जैसे संसाधन संरक्षण की बहुत सारी विधियां भी हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए पुनर्चक्रण करना, एक संसाधन जैसे एक चीज का दोबारा उपयोग करना, वो ज्यादा पुनर्चक्रण उपयोग करना, और लैब विधि का प्रयोग करना, संसाधित को बचाने के लिए लैब विधि का प्रयोग करना। इस तरह बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिसके माध्यम हम संसाधनों का क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं।
मानव भूगोल के अध्ययन का दूसरा पक्ष व्यवसाय के परिप्रेक्ष्य के मानव वातावरण तंत्र का अध्ययन करना है। और मानव भूगोल के अध्ययन में यह क्या जाता है कि वर्तमान विकास को करते हुए फ्यूचर में हम किस प्रकार का वातावरण का निर्माण कर सकते हैं, उसका भी अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। मतलब वर्तमान में हम विकास कर रहे हैं और उस विकास का पहलू फ्यूचर में कैसा होगा, उसका भी अध्ययन हम किसमें करेंगे, मानव भूगोल के अंदर करेंगे। किसके अंदर करेंगे, मानव भूगोल के अंदर। असंतुलित विकास के कारण प्रकृति असंतुलित होती जाए, और असंतुलित विकास के कारण प्रकृति क्या हो रही है, असंतुलित। क्यों कि एक साइड तो विकास हो रहा है, दूसरी साइड विकास नहीं हो रहा है। इस कारण से एक साइड में तो लोगों के पास हर प्रकार की मूलभूत सुविधा मिल रही है और दूसरी साइड नहीं मिल रही, जिसके कारण प्रकृति क्या होती जा रही, असंतुलित। और असंतुलित होने के कारण बहुत सारी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे अमेरिका के अंदर देखते हैं और भारत के अंदर देखते हैं तो यह असंतुलित विकास है, जिसके कारण काफी बार उसके बीच में मतभेद भी उत्पन्न हो जाते हैं, पर्यावरण समस्या भी उत्पन्न हो जाती हैं और तथा मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव जैसी समस्या उत्पन्न कर देता है। तो ये सब किसके कारण होता है बच्चों, असंतुलित विकास के कारण, जिससे पृथ्वी क्या हो गई, असंतुलित हो गई। आज का वातावरण अवनयन और प्रदूषण की समस्या से बढ़ती जाए, और आज के वातावरण में देख रहे हैं तो वातावरण का स्तर गिर रहा है और प्रदूषण की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। किसकी मात्रा बढ़ रही है, प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। तो अपन एक टॉपिक आया है प्रदूषण। अब प्रदूषण क्या है उसके बारे में देखते हैं कि प्रदूषण होता क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रदूषण के लिए अपन एक शब्द और डाल देते हैं, पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण। इसकी सीधी सी परिभाषा है, जब पर्यावरण के अंदर अवांछनीय तत्वों का मिश्रण हो जाता है। जब पर्यावरण के अंदर अवांछित तत्वों का क्या हो जाए, मिश्रण हो जाए, तो उसे अपन क्या कहते हैं, प्रदूषण। याद रखना बच्चों, अवांछित तत्वों का जब पर्यावरण में होता है तो क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रदूषण। प्रदूषण मुख्य रूप से 4 भागों में बांटे गए। कितने भागों में बांटे गए, 4 भागों। पहला वायु प्रदूषण, कौन सा है, वायु प्रदूषण। दूसरा ध्वनि प्रदूषण। तीसरा मृदा प्रदूषण, कौन सा है, मृदा प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, और लास्ट में कौन सा है, जल प्रदूषण। कौन सा है, जल प्रदूषण। तो ये हमारे महत्वपूर्ण जो प्रदूषण है, जो हमारे पर्यावरण और हमारे मानव जीवन के जो पहलू हैं उसके ऊपर क्या डालता है, बुरा प्रभाव। तो इस तरह हम मानव भूगोल की प्रकृति और विशिष्ट क्षेत्र के बारे में, जो हमारा समायोजन और प्रादेशिक संगठन के किस तरह हम प्रकृति के साथ समायोजन करके एक संगठन के माध्यम से क्रिया कर सकते हैं, उसके बारे में हमने इस टॉपिक में पढ़ा। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा मानव विकास को युगों के आधार पर अध्ययन करना, या फिर मानव विकास को युगों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है उसकी विशेषता। तो मानव विकास को युगों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। कौन कौन से, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। अब हम लेंगे पहला जो हमारा युगों के आधार पर मानव विकास के लिए जो काल है वो है प्राचीन काल। कौन सा है, प्राचीन काल। मानव भूगोल का विकास युगों के अनुसार वर्गीकरण। पहला काल प्राचीन काल। कौन सा काल है, प्राचीन काल। अब प्राचीन काल के अंदर मानव भूगोल या मानव का विकास कैसे हुआ वो देखते हैं। इसका पहला बिंदु लेते हैं बच्चों, प्राचीन काल में विभिन्न समाजों के बीच में अनेक क्रियाएं न्यून थी। प्राचीन काल के अंदर एक समाज के लोग दूसरे समाज के लोगों के साथ जो तालमेल था, आने जाने की प्रक्रिया थी, वो बहुत ही क्या थी, कम थी। अब जब आने जाने की प्रक्रिया और तालमेल कम बैठता था तो इसलिए उसके बीच में जो सूचनाएं होती थी वो भी ज्यादा आदान प्रदान नहीं होती थी, क्योंकि आने जाने से क्या होती है,
सूचनाओं और तकनीकी का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। एक दूसरे के बारे में ज्ञान भी क्या था, सीमित था। और फिर एक दूसरे में आने जाने की प्रक्रिया ना होने के कारण में ज्ञान क्या हो गया, सीमित हो गया। हो सकता है उनके पास ज्ञान था लेकिन एक व्यक्ति के पास था तो एक व्यक्ति के पास था, दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया। क्यों? उनके बीच में अन्य क्रियाएं क्या थी, बहुत ही न्यून, मतलब बहुत ही कम थी। अगला बिंदु, प्राचीन काल में तकनीकी विकास का स्तर निम्न था। देखो प्राचीन काल में तकनीकी क्या थी, निम्न थी। और तकनीकी निम्न होने के कारण उनके बीच में अनुक्रिया भी क्या होती थी, कम होती थी। और या फिर तकनीकी कम होने का कारण भी यही है, इनके बीच में तालमेल क्या था, कम था। तथा चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण की छाप थी। और जब तकनीकी विकास कम था तो प्रकृति की छाप क्या थी, प्रबल थी। मतलब नियतिवाद की प्रवृत्ति बढ़ी गई। किसकी प्रवृत्ति बनी गई, नियतिवाद की। मतलब इसमें प्रकृति की ही छाप बनी थी, मानव छाप का कोई भी प्रयोग नहीं हुआ था। किसके कारण नहीं हुआ था कि तकनीकी का विकास उस समय क्या था, न्यून यानी कम था। अगला बिंदु देखते हैं, भारत, चीन और मिस्र। भारत, चीन, मिस्र और यूनान, रोम के प्राचीन सभ्यताओं के लोग प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को मानते थे। देखो भारत है, चीन है, मिस्र है, यूनान के जो लोग हैं, रोम के जो लोग हैं, वो प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों को मानते थे। आज भी हम मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सुबह सूर्य पूजा करते हैं। ये हमारे सूर्य क्या है, प्राकृतिक कारक है। चंद्रमा की पूजा की जाती है करवा चौथ पर, तीज पर, ये क्या है, प्राकृतिक कारक है। पेड़ों को पूजा जाता है, पशु को पूजा जाता है, ये सब क्या है, प्राकृतिक कारक। और उनको एक शक्ति के रूप में मानकर उसकी हम क्या करते हैं, आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और वो शक्ति एक हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। किसको बढ़ाती है, आत्मविश्वास। एक बात याद रखना बच्चों, क्योंकि कोई भी शक्ति आपके सामने प्रकट नहीं होगी, लेकिन कोई भी शक्ति है आपके बॉडी के अंदर जरूर प्रकट होगी। क्योंकि जब आप उन शक्तियों का अनुसरण करते हो तो आपके आंतरिक भाग में एक ऐसा बल उत्पन्न होता है जो उस कार्य करने के लिए आपको जागृत करेगा। उस कार्य को करने के लिए क्या करेगा, जागृत करेगा। और वही शक्ति आपकी आराध्य शक्ति होती है। वही शक्ति क्या होती है, आराध्य शक्ति होती है। प्राचीन काल में वेदों में सूर्य, वायु, अग्नि, जल, वर्षा आदि की प्राकृतिक देवताओं को मानकर ऊर्जा आराधना की है। देखो प्राचीन काल में हमारे जो वेद है, जैसे अर्थ वेद है, साम वेद है, ऋजु वेद है और साम वेद है, ये सारे जो वेद है उन वेदों के अंदर में सूर्य, वायु, अग्नि, जल, वर्षा, इन सबको एक देवी आराध्य रूप दिया गया। देवी आराध्य रूप दिया गया और उनको हम देवी आराध्य रूप के क्या करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और वो हमारे अंदर एक आत्मिक शक्ति प्रकट होती है और कोई भी कार्य को करने के लिए हमें क्या करती है, अग्रसर करती है, मोटिवेशन करती है, कि हमें प्रेरणा देती है कि आगे आप कैसे बढ़ो। आगे देखिए, यूनानी दार्शनिक थेल्स और एनेक्सिमीटर, ये दोनों ही गणितीय भूगोल के जनक रहे हैं। थेल्स और एनेक्सिमीटर गणितीय भूगोल के जनक। उन्होंने जलवायु और वनस्पति और समाजों का वर्णन किया। और उन्होंने क्या कहा, जलवायु और वनस्पति और समाज, इन दोनों में घनिष्ठ संबंध होते हैं। और यही हमें आगे फ्यूचर के अंदर एक दूसरे को किस तरह जनसंख्या होगी, किस प्रकार का क्लाइमेट होगा, उसके बारे में जानकारी देते हैं। जलवायु क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा भी है, मैंने आपको बताया भी है। वापस परिवेश में रिपीट कर देता हूँ। किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वायुमंडलीय दिशा में होने वाला परिवर्तन। किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वायुमंडलीय दिशा में होने वाला परिवर्तन जलवायु कहलाता है। किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली घास, पौधे, बड़े बड़े वृक्ष वनस्पति कहलाते हैं। आगे देखो, अरस्तु के अनुसार वातावरण के प्रभाव की वजह से ठंडे प्रदेश के मानव को बहुत बहादुर परंतु चिंतन में कमजोर बताया। और अरस्तु ने ठंडे प्रदेश और गर्म प्रदेश के लोगों के ऊपर उन्होंने अध्ययन किया। ठंडे प्रदेश और गर्म प्रदेश के लोगों के ऊपर अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि ठंडे प्रदेश के जो लोग होते हैं क्या होते हैं, बहादुर होते हैं। ठंडे प्रदेश के लोग क्या होते हैं, बहादुर होते हैं, लेकिन चिंतन मतलब सोचने की जो शक्ति है उसमें थोड़ा सा क्या होता है, कमजोर होते हैं। चिंतन में थोड़ा क्या होता है, कमजोर। जबकि एशिया के लोगों को सुस्त पर चिंतनशील बताया। जबकि एशिया के जो लोग होते हैं कार्य में थोड़े सुस्त होते हैं, लेकिन सोचने की शक्ति उनके पास प्रबल होती है। बहुत ही इंटेलिजेंट बॉयज की तरह होते हैं
याद रखिए। तो ठंडे प्रदेश के लोग बहादुर होते हैं, लेकिन सोचने की क्षमता क्या होती है, कम होती है। लेकिन एशिया के जो लोग होते हैं काम करने में सुस्त होते हैं, लेकिन सोचने की क्षमता हमेशा प्रबल रहती है। ठीक है बच्चों, अब अगला देखिए बिंदु। इतिहासकार हेरोडोटस ने भूमध्य जातियों तक का स्तरीय जातियों के जीवन पर वातावरण का प्रभाव का उल्लेख किया। एक इतिहासकार है और आपको पता ही है ये हेरोडोटस जो है विश्व इतिहास के क्या है, जनक है। और उन्होंने इतिहास के अंदर ये कहा था कि भूमध्य जाति और स्तरीय कृषि करने वाले जो लोग हैं उन दोनों का जो जीवन पर जो प्रभाव है वो किसका है, वातावरण का है। किसका है, वातावरण। एक शब्द है कृषि। कृषि क्या है तो याद रखना, कृषि लैटिन भाषा का शब्द एग्रीकल्चर से बना है। कृषि लैटिन भाषा का शब्द एग्रीकल्चर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ एग्री यानी मिट्टी व कल्चर यानी जुताई, अर्थात मिट्टी की जुताई करना मिट्टी की जुताई करने के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट या मुर्गी पालन की क्रिया भी की जाती है। यह किसकी परिभाषा है बच्चों, कृषि। कृषि लैटिन भाषा का शब्द कौन सा है, एग्रीकल्चर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ एग्री यानी मिट्टी, कल्चर यानी जुताई, अर्थात मिट्टी की जुताई करने के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन क्रिया भी की जाती है, उसे कहते हैं कृषि। और आधुनिक कृषि के जनक, आधुनिक कृषि के जनक कौन है बच्चों, नॉर्मन बोरलॉग। ये आधुनिक कृषि के जनक है, हरित क्रांति के जनक है। आधुनिक कृषि और हरित क्रांति के दोनों के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग है। कौन है, नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है बच्चों। और स्थायी कृषि एक ऐसी कृषि जिसे व्यक्ति किसी स्थान विशेष पर स्थायी रूप कर रहकर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्थायी कृषि। वापस सुनिए, एक ऐसी कृषि जिसमें व्यक्ति किसी स्थान विशेष पर स्थायी रूप से रहकर जो कृषि करता है उसे स्थायी कृषि कहते हैं। अगला हेकेटियस ने विश्व के बारे में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप में रखने के कारण इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। हेकेटियस नाम को जो भूगोल रहते थे, उन्होंने भौगोलिक ज्ञान को क्या किया, भौगोलिक ज्ञान को उन्होंने एक क्रम के रूप में व्यवस्थित किया। इसी कारण से भूगोल का क्या कहा गया, जनक क्या कहा गया, भूगोल का क्या कहा गया, जनक। तो याद रखना, भूगोल के जनक हेकेटियस, मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक ड्रेजल, भौतिक भूगोल के जनक पोलिडोनियस और व्यवस्थित भूगोल के जनक इरोटोस्थनीज। इस तरह गणितीय भूगोल के जनक थेल्स। ये सारे क्या है, अलग अलग भूगोल हैं, लेकिन इसके जनक भी क्या है, अलग अलग है। आपने पढ़ा भी है भूगोल के अनेक शाखा है, भूगोल की भी क्या है, अनेक शाखा है, जो किसी न किसी शाखा के रूप में उसका अध्ययन होता है और उनके क्या होते हैं, विचारक होते हैं, जो जनक के रूप में पहचाने गए। अब हम लेंगे मध्यकाल। कौन सा लेंगे, मध्यकाल। मध्यकाल इस काल में नौ संचालन संबंधी कुशलताओं का अन्वेषण और तकनीकी ज्ञान की दक्षता के कारण देशों तथा लोगों के विषय में मिथक और रहस्य खुलने लगे। देखो मध्यकाल के अंदर बच्चों किसका कार्य प्रारंभ हो गया, नौ संचालन, मतलब नाव चलने लगे या जहाजें चलने लगी। और जहाजें और नाव चलने के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करने लगे, मतलब एक क्षेत्र के जो लोग हैं वो दूसरे क्षेत्र में जाने लगे। इन्हीं तकनीकी ज्ञान और कुशलताओं के कारण जब लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने लगे
तो उनके मध्य जो रहस्य थे, जो लोग सोचे थे हो सकता है हमारी तरह कोई और देश में है ही नहीं, हो सकता है हमारे पास जो चीज़ है वो किसी देश में है ही नहीं, तो ये सारे रहस्य धीरे धीरे क्या हो गए, खुलने लगे। तो उसका कारण क्या था, नौ संचालन संबंधी कुशलता, अन्वेषण और तकनीकी ज्ञान, इन तीनों के कारण ही ऐसा हो पाया कि विश्व के अंदर जो रहस्य थे वो धीरे धीरे खुलने लग गए। अब आपको मालूम है नौ संचालन के कारण ही भारत की खोज हुई थी। भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा जो पुर्तगाल का था और समुद्री यात्रा के माध्यम से वो भारत आया था और उन्होंने भारत की खोज की थी। फिर अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। किसने की, क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। तो ये सब खोजें किसके कारण हुई थी, नौ संचालित संबंधी कुशलताओं के कारण ऐसा हो पाया था, अन्यथा ऐसा नहीं हो पाता। आगे का देखते हैं। इस कारण में उपनिवेशीकरण और व्यापारिक रुचियों में नए क्षेत्रों में खोजों और अन्वेषण का विश्व ज्ञान कोश से वितरण प्रकाश में आया। और इस काल के अंदर मतलब मध्य काल के अंदर उपनिवेशीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई और व्यापारिक प्रक्रिया शुरू हो गई और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र खोजने की जो रुचि थी वो लोगों में बढ़ने लगी। अब रुचि बढ़ने लगी तो ये जो भी रहस्य थे धीरे धीरे खुलने लगे। एक शब्द आया उपनिवेशीकरण। क्या, उपनिवेशीकरण। तो इसकी सीधी सी परिभाषा है बच्चों को, ज्यादा हार्ड नहीं है टॉपिक, ये याद रखना। शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा कमजोर राष्ट्र को अपने अधीन करना। शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा कमजोर राष्ट्र को अपने अधीन करना। जैसे भारत को अधीन किया था ब्रिटेन ने। भारत को अधीन किसने किया था, ब्रिटेन ने किया था। और जब ब्रिटेन हमारे ऊपर सरकार चला रही थी उस समय बाद एक उपनिवेश देश था। क्या था, उपनिवेश देश। फिर है व्यापार की जो परिभाषा है बहुत सिंपल है बच्चों। व्यक्तियों द्वारा आयात व निर्यात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, व्यक्ति द्वारा वस्तुओं का, याद रखना बच्चों थोड़ा यहाँ पर, व्यक्ति द्वारा वस्तुओं का आयात व निर्यात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, व्यापार। याद रखना, व्यक्तियों द्वारा वस्तुओं का आयात व निर्यात करने की प्रक्रिया को क्या कहता है, व्यापार कहता है। व्यापार दो प्रकार के होते हैं, द्विपार्श्विक व्यापार और बहुपार्श्विक व्यापार। द्विपार्श्विक व्यापार में दो देशों के मध्य होता है और बहुपार्श्विक व्यापार है वो किसी भी देशों के साथ किया जा सकता है, उसकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। तो याद रखना, व्यापार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। राष्ट्रीय व्यापार देश के अंदर किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो देश के बाहर किसी भी राष्ट्र के साथ कर सकते हैं। तो ये है व्यापार। आगे देखते हैं। इस काल में अन्वेषण का वितरण और प्रादेशिक विश्लेषण पर विशेष जोर दिया और इस काल पर अन्वेषण मतलब नई नई खोजों के ऊपर और अलग नए नए क्षेत्रों को खोजने पर ज्यादा जोर दिया गया। तो बच्चों, हमने इस वीडियो के अंदर समाज नियोजन और प्रादेशिक संगठन और इसके अलावा मानव भूगोल के विकास के युगों के अनुसार हमने प्राचीन काल और मध्य काल के बारे में अध्ययन किया और हमने प्रत्येक बिंदु का विश्लेषण के साथ जानकारी प्राप्त की और उसके बारे में बताया। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे और मानव भूगोल की जो विचारधारा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।